केवल माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं? क्या उनसे सीखने का भी हमारे पास कुछ होता है क्या? बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, जस्ट वो अभी आए हैं बिना किसी प्रोग्राम के। उस स्टेज से लेकर अंत तक जब तक का साथ है, हर क्षण हर घड़ी आप अपने बच्चों से कुछ सीख सकते हैं। हमें क्या सीखना है ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से यदि आप देखें तो आप पाएंगे आप कितना कुछ सीख रहे हैं। जब आपका बच्चा आपके पास आके बिल्कुल सरेंडर कर देता है, वो नहीं देखता कि माँ अच्छी है, बुरी है, गोरी है, काली, माँ है बस। इस तरह से प्रेम करना हमारा बच्चा हमें सिखाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे पास ढेरों प्रश्न थे, ढेरों प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के हमने बहुत से उत्तर पाए। हमारी पिपासा पर बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए हमने राधिका जी को एक बार फिर से आमंत्रित किया है। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तो राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते विभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पीएमसी हिंदी पर इस मंच पर बुलाने के लिए। धन्यवाद। राधिका जी, आपसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर मैंने पिछले एपिसोड में भी पाए और बहुत ही हमारे को पता चला कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होती है। एक और प्रश्न मेरे मन में घूम रहा है कि क्या माता पिता बनने से पहले हमारा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है? क्या कोई डिफरेंस आता है अगर हम स्पिरिचुअल हों या नहीं हों? क्योंकि बच्चा तो हमारा ही है, हमें उसे प्यार से ही पालना है, तो स्पिरिचुअलिटी का इसमें क्या डिफरेंस आता है? विभा जी, ज़रूरी कुछ नहीं होता, ये हमारी चॉइस होती है कि हम अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। हम अपने सभी माता पिता अपने बच्चे को भरपूर प्रेम करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं जी। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं। हमारे कौन से प्रोग्राम्स हैं, हमारी कौन सी कंडीशनिंग है, कौन से चीज़ें हैं जो हमें रोक रही है जीवन को भरपूर जीने से। जब हम उसे अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे को क्लियरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ वे अपने बच्चों का स्वागत करते हैं अपने जीवन में। वो जो लालन पालन बच्चों को देते हैं एक जागरूक माता पिता की तरह, जो अपने प्रति भी जागरूक हैं और वो जो आत्मा शरीर धारण करके उनके जीवन में आ रही है उनके प्रति भी जागरूक होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे के बताती हूँ। जैसे कि गर्ल चाइल्ड, बहुत पहले हम देखते थे गर्ल चाइल्ड, अब तो ज़माना बदल गया, लेकिन पहले के ज़माने में गर्ल चाइल्ड को बहुत सप्रेस करके रखते थे, दबा के रखते थे। तो वो कहीं ना कहीं अपना मूल्य खो देती थी कि उसका भी कोई मूल्य है। जब उसके बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मोल अपना खो दी थी, वो अपने बच्चे के माध्यम से उसे अपना सेल्फ वर्थ पूरा करना चाहते हैं। आप देखोगे बहुत से ऐसे पेरेंट्स को जो बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड भी आ गया तो वो एकदम तमतमा जाते हैं जी। उन्हें बर्दाश्त नहीं होती छोटी सी भी हार। वो दो आदमी के सामने थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर ले या उनके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करे, जो उनका माइंडसेट है कि दिस इज़ द राइट, ये राइट बिहेवियर है, वो तुरंत परेशान हो जाते हैं बच्चों की छोटी छोटी गलती पे। बिकॉज उनके लिए उनका बच्चा एक ट्रॉफी है, एक वर्थ प्रूफ करने के लिए कि हाँ, जब बच्चे को वाह वाह मिलते तो कहीं ना कहीं उन्हें मिलते कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, मेरा वर्थ है। तो इस तरह से बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो पेरेंट्स अपने साथ कैरी करते हैं और फिर उसको अपने बच्चों पर डालते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में उतरते हो तो आप समझते हो आप कौन हो, आप क्या हो, ना कि जो मेंटल पिक्चर आपने अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली से ली है। सिर्फ वही आपकी असलियत नहीं होती, आप अपनी खुद की असलियत को खोज करते हो, जानते हो, नई चीज़ों को अपनाते हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हो, या पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं जो आज तक आपको नहीं समझ में आ रही थी उसे आप समझते हो। फिर एक खुले मन से, हमारा मन एक सीमित संकुचित रहता है जब हम आध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं। आध्यात्मिकता उसे खुला आसमान देती है। तो एक खुले आसमान में उड़ना किसे नहीं अच्छा लगता। उसी खुले आसमान में वो भी एक छोटा सा बच्चा भी उड़ेगा साथ में, उसके पंख मिलेंगे उसे। ना कि आजकल के पेरेंट्स आप देखोगे जो खुद अपने ईगो में बंधे हुए हैं, वो तो सबसे पहले बच्चों के पंख काट देते हैं, उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता।
तो बहुत बड़ा अंतर है। मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी पेरेंट्स आज इस सेशन को देख रहे हैं वो ये मैसेज ज़रूर लेकर जाएं कि जब भी वो अपने जीवन में बच्चा लेकर आने का डिसीजन ले, प्लान करे, उसके पहले कम से कम 40 डेज़ का ध्यान वो ज़रूर करे। अपने आध्यात्मिकता को पहचाने, अपने अंदर जाने और फिर इस सुंदर जर्नी में जो पूरी यात्रा है माता पिता बनने की, वो यात्रा ही डिफरेंट होगी। वाह, ये तो बहुत फ्रेंड्स आपने जाना कि कितना डिफरेंस है। एक साधारण कहूँगी या उसे असाधारण कुछ भी कह लीजिए, माता पिता असल में कभी साधारण होते ही नहीं, परंतु अगर उन्हें साधारण भाषा में कहा जाए तो हम साधारण माता पिता और आध्यात्मिक माता पिता कह रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे की परवरिश में ही डिफरेंस आ जाएगा, माता पिता के खुद के स्वयं में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हमें राधिका जी ने समझाई कि माता पिता बनने से पहले किसी को भी 40 दिन तो ध्यान अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि वो आगे एक बच्चे का, एक जीव का, एक आत्मा का जो इस धरती पर आएगी उसका लालन पालन अच्छे से कर सके। बहुत सुंदर राधिका जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमको समझाया कि क्या इम्पोर्टेंस है जीवन में और माता पिता के जीवन में, और शायद माता पिता से वो बच्चे में ऑटोमेटिकली ही अपने आप चली जाएगी। तो बच्चे का आध्यात्मिक होना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, माता पिता का आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। बच्चा आध्यात्मिक होगा कि नहीं होगा ये उसकी यात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज़ जीवन में मैं नहीं मानती कि ज़रूरी है, ये हमेशा एक चॉइस है। सबकी यात्रा, कोई ध्यान में 40 साल पर आता है, कोई ध्यान पे 4 साल में आता है, तो वो उनकी यात्रा है। लेकिन हाँ, माता पिता आध्यात्मिकता को ला सकते हैं, बच्चों के जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बच्चे जब पैदा होते हैं वो ऑलरेडी आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक होना क्या होता है? आध्यात्मिक होना ये होता है कि हम अपने आप के अंदर उस भगवान को पहचान सके। हम संपूर्ण हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम भगवत स्वरूप हैं, ये जान सके। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तब हमें बताया जाता है नहीं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इसके बच्चे हो, तुम्हारा ये नाम है। सारे आइडेंटिटीज़ हमें बताते हैं। कुछ भी होता है हमें अरे तुम्हारा सर दुख रहा है, तुम वो हो, तुम्हारा शरीर है जो। लेकिन बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें ये सब नहीं पता होता। वो तो मुस्कुराते रहते हैं, रोते रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे गोरा बोल रहे हो, काला बोल रहे हो, उसे दूसरे नाम से बुला रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहता है, सिर्फ एक ही भावना में रहता है वो। माता पिता उसे ये सब प्रोग्राम्स देते हैं कि तुम ये हो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब भी आप बच्चों से बात भी करें तो बचपन से आप ये कर सकते हैं। यदि उसे शरीर में कोई कष्ट है, तुम्हारे शरीर में, इस शरीर में क्या तकलीफ़ है, तुम इस पेट में दर्द है, आपने तुरंत उस बच्चे को ये सिखा दिया कि तुम वो शरीर नहीं हो, तुम्हारे शरीर में और तुम में ये फ़र्क है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बोल सकते। तुम ऐसे हो, तुमसे ये गलती हुई, तुम गलत हो नहीं, ये गलती हुई, ये करना गलत है। ये दोनों लाइन में कितना फ़र्क है। हर बार आप जब आध्यात्मिक है, आप ये याद रखेंगे कि वो जो है वो संपूर्ण है, लेकिन वो जो रोल लेकर आया है उसमें वो अलग अलग लीला कर रहा है। उसमें बहुत से अलग अलग सिचुएशंस आते हैं। हम लोग उस सिचुएशन से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि कैसे उस सिचुएशन में आप अपने आप को उससे अलग रहते हुए। यदि मैं आपको बोली तुम ही गंदे हो, तुम ही गंदे, तुमने ये गंदा काम किया, तुम गंदे हो, तुम मैं गलती हो गई। हाँ, लेकिन यदि हम बोल रहे ये गलती हुई है, अब इसको कैसे सुधारना है, चलो हम दोनों मिलकर इसे देखते हैं, या मेरे हिसाब से ये गलत है, तुम्हें क्या लगता है।
या तुमसे गलती हुई है, तुम गलत हो, मैं वो हो गई ना, वो गलत गलती है। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। पहला तो ये, और दूसरी बात, हम आध्यात्मिकता को कैसे हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, हम हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम सब कुछ बताते हैं ना, घर में पूजा पाठ करना सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। वैसे ही जब वो बच्चे माता पिता को ध्यान करते हुए बैठे हुए देखते हैं, वो खुद पूछते हैं आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो। आप जब वो किताबें पढ़ते हो, बच्चे बड़े होकर पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो आप उसमें से कहानियों के तौर पे, जो बहुत संत हुए हैं उनकी कहानियों के तौर पे, उनके लिए इस दुनिया को वास्तविक दुनिया बनाना है हमें। जो अभी तक आप हु आर यू, व्हाट इज़ हु आर यू, इज़ दिस बॉडी, हु आर यू, आप उसे बताइए यू आर होल, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट। आप ऐसा इंट्रोडक्शन जब उसे देंगे तो उसे कभी भी अपनी पहचान खोजने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो उनको अलग अलग कहानियों के माध्यम से आप उनके तक पहुंचा सकते हैं अपने मैसेज। आपको जो अनुभव हो रहे हैं, ध्यान में अनुभव हो रहे हैं, या जीवन के प्रति आप जो देखते हो, जो समझ है आपकी, वो उसके साथ शेयर करके, वो भी बहुत ही ओपन एंडेड तरीके से, चाहे छोटा हो बच्चा। मैं तो ये मानती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तभी वो बहुत बड़े होते हैं जी। हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटा है, क्या समझेगा, हम उसकी भाषा में उससे बात करते हैं, पर नहीं, बच्चे अभी अभी वहाँ से आए हैं, वो तो फ्रेशर हैं, उनके ऊपर कोई प्रोग्राम्स नहीं हैं। तो आप बेझिझक ये सोचे बिना कि वो क्या समझेगा, आप उनसे आराम से जो सही है, जो आपके अनुभव है, वो उनके साथ शेयर करें। तो राधिका जी, आपसे एक प्रश्न मैं ये करना चाहती हूँ कि क्या केवल माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं, क्या उनसे सीखने का भी हमारे पास कुछ होता है क्या? विभा जी, जैसा कि मैंने अभी बताया, बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, जस्ट वो अभी आए हैं बिना किसी प्रोग्राम के। उस स्टेज से लेकर अंत तक, जब तक का साथ है, हर क्षण हर घड़ी आप अपने बच्चों से कुछ सीख सकते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारा ही उत्तरदायित्व है, हम माँ हैं, हम पिता है, हमें सिखाना है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री बदल जाएगी जब आप देखेंगे हमें क्या सीखना है। हमें तो बताना ही है, हम जीवन जीने का तरीका बताते हैं, अपने कस्टम सब कुछ बताते हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से यदि आप देखें तो आप पाएंगे आप कितना कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, जो एक माँ का सुख है, जो वो प्रेम का अनुभव करते हैं, बहुत दुनिया में हम हमेशा कहते हैं माँ के प्रेम के जैसा कोई प्रेम नहीं है। भगवान का प्रेम और माँ के प्रेम की तुलना की गई है कि वो एक जैसा है। उस प्रेम के जो टेस्ट है वो हमारे बच्चे के कारण हमारे जीवन में आया। वो अनकंडीशनल प्रेम करना हम हमारे बच्चों के कारण सीखते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा भी वैसा ही प्रेम हमें देता है। तुरंत वो हमारे पास आकर चुप हो जाना, इतना एक अंदर एक सुकून का महसूस करते हैं हम। आप भी एक माँ हैं, आप भी यदि याद करें तो वो क्षण सबसे स्पेशल होता है जब आपका बच्चा आपके पास आके बिल्कुल सरेंडर कर देता है। वो नहीं देखता कि माँ अच्छी है, बुरी है, गोरी है, काली है, माँ है बस। इस तरह से प्रेम करना हमारा बच्चा हमें सिखाता है। बच्चे बड़े होते हैं, उसके प्रश्न होते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा ये होता है हम सब कुछ जानते हैं। आपको बच्चा वो वहाँ पर दिखाएगा कि नहीं, आपको अपना तरीका बदलना होगा। वो आपको अकोमोडेट करना सिखाता है कि नहीं, अब मेरे तरीके से आपको बदलना होगा। हम बदलते हैं, बच्चों के साथ हम बदलते हैं। हमें हमारा बच्चा एक आईने की तरह मिलता है जो हमें हर क्षण बताता है। यदि आपको बहुत घबराहट होती है, बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, वो कहीं नहीं पहुंचता टाइमली, या वो फ़ोन नहीं, मुझे फ़ोन कर देना पहुंचते ही बार, तो वो बोलेगा क्या हुआ मम्मी, सभी तो जाते हैं बाहर, आप इतना क्यों डरते हो? तो आप क्या समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आप जीवन भरपूर जीवन से आप डर रहे हो। क्या चीज़ का डर? वो आपको फिर प्रेरित करता है कि हम निडर होएं, क्योंकि हम तो संपूर्ण हैं, डरने की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ वो आपको प्रेरित कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप डर रहे हो। नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमें लगता है हम प्रेम के कारण कर रहे हैं। राइट, लेकिन हमारे अंदर डर है, हम उसके कारण कर रहे हैं।
फिर बच्चे को आप इतना लालन पालन करके अपने साथ रखते हो, एक समय आता है बच्चे अपनी पढ़ाई के कारण बाहर जाते हैं या कहीं दूसरी जगह सेटल होते हैं, तो हमें क्या सीख मिलती है? अटैचमेंट। यस, बच्चा जिसको हम अपना जीवन बना लेते हैं, हम अपने आप को भुला देते, वो बच्चा जब जाता है हम उसको भी कोप अप करते हैं, हम समझते हैं वो भी सब कुछ नहीं था, जीवन फिर भी चल रहा है, नॉन अटैचमेंट। तो बच्चा हर घड़ी हर क्षण आपको, हर स्टेज ऑफ लाइफ में आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें हम अपने बच्चों से सीखते हैं। बहुत ही। फ्रेंड्स जब बच्चों के इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों के लिए, आपको समझ में आता है, आप खुद को, अभी तक आपको लगता था वही तो मेरा जीवन है, उसके लिए भी मैं इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए भी वो इम्पॉर्टेंट, सडनली वो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो आप अपने लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होते हो कि मुझे भी टाइम मिलता है, स्पेस मिलने लगता है। ये आपसी जर्नी है, ये सिर्फ एक तरफा जर्नी नहीं है, गिव एंड टेक है। यस। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से राधिका आप हमको समझा रही हैं, और हम भी सब दर्शक समेत हम सब समझ रहे हैं इस बात को। और इसमें मैं एक एग्जांपल आज जोड़ना चाहूँगी। हमारे टेरेस पे कबूतर ने अंडे दिए, तब हम देखते थे कि हम ना चाहते थे कि भाई जाकर उसको थोड़ा सा दाना या पानी, तो वो ना मतलब ऐसे करता था कि मेरे पास भी मत आओ। फिर उसका बेबी हो गया, वो उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, और जैसे ही वो बेबी बड़ा हो गया वो एकदम डिटैच होकर वो दोनों उड़ गए। मैं अपनी मदर इन लॉ से यही बात कर रही थी, मैंने कहा इनसे सीखना है हमको। जब तक उसका बच्चा किसी लायक नहीं हो गया वो किसी को पास नहीं आने देता है और उसी के ऊपर बैठा हुआ है। इतना मतलब शरीर से शरीर जोड़े हुए हैं, इतना तो हम लोग भी नहीं जोड़ते जितना कबूतर अपने बच्चे से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही उसका बच्चा किसी लायक हुआ, उसने उसके ऊपर कि अब दुनिया तुम्हारी है, तुम इस दुनिया को देखो, हम आगे चलते हैं। तो वही अब आप समझा रही हैं कि कितने हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सीखना है। हमारे पास सीखने के लिए बहुत बड़ा आसमान है। बिल्कुल विभा जी, जैसे आप देखोगे हमें कोई गुस्सा आता है यदि, या किसी ने हमारे साथ गलत किया, कितना मुश्किल है हमारे लिए माफ़ कर देना। लेकिन वही आप बच्चों को देखिए, आप उन्हें डांट दीजिए, थोड़ी देर बाद वो खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उन्हें वो एपिसोड याद भी नहीं रहता। यस, लेकिन वो हमको देख रहे हैं। तो आप या तो ये सीख लीजिए बच्चों से कि कैसे हम भुला दें और आगे मूव करें, या आप उसे सिखा दीजिए कि हाँ जी, जब गुस्सा होते हैं तो भैया 2 दिन तक सूझा के रखते हैं चेहरा, बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे हम अपने प्रोग्राम्स बच्चों पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वही एक आध्यात्मिक पेरेंट जो है, जागरूक है, वो ये नहीं करता। बहुत ब्यूटीफुली सेड, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, हम सब ने सीखा कि हमें अपने बच्चों से या बच्चों से हमें क्या क्या सीखना है, और सीखने के लिए हमेशा अपने आँख, नाक, कान, दिमाग खुले रखने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिलकर अब यही करने वाले हैं। तो राधिका जी, एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जब बच्चे गलती करते हैं तो उस स्थिति को या उन गलतियों को हम आध्यात्मिक हैं तो कैसे टैकल करते हैं और नॉन आध्यात्मिक हैं तो कैसे करते हैं? मतलब क्या डिफरेंस आता है और हमें कैसे उसे टैकल करना चाहिए? गलती, जो टेक मिस हो गई। कभी मिस्टेक्स जानबूझ के हम करते नहीं करते, मिस्टेक्स हो जाते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। तो अगेन, जो पेरेंट्स रिजिड अपने ही मूल्यों पर, मैं सही हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मैंने जो कहा, मैंने जो रास्ता दिखाया, मैंने कहा ये सही है तो यही सही है, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों की गलतियाँ। अरे मैं इतनी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आप किसी को ज़बरदस्ती कैसे समझा सकते हैं? मैं आपको बोलूँ मुझे ना 25 डिग्री जितनी ठंड लग रही है या गर्म लग रही है, क्या मैं आपको समझा सकती हूँ आपको कितनी मुझे ठंड या गर्म लग रही है? नेचुरली नहीं। इट इज़ जस्ट अ फीलिंग। हर एक का सोचने का, समझने का, करने का क्षमता अलग अलग होती है। पेरेंट्स इसे समझ नहीं सकते, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों की गलतियाँ। बार बार गलतियाँ तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि वो क्यों नहीं समझ रहा।
इस स्थिति में हमें क्या करना है? पहली बात कि गलती हुई है, उसे बच्चों के सामने भी बहुत बड़े इशू नहीं बनाना है। मुझे एक इंसिडेंट याद आया, एक बच्चा घर पे आया था, उसे टेबल पे पानी गिर गई। विभा जी वो इतना घबरा गया वो कि अब तो उसे मार पड़ने वाली है, या उसकी माँ नहीं थी उसके चारों ओर, लेकिन उससे एक गलती हुई, उसके लिए वो एपिसोड रिपीट हो रहा था। उसने क्या कनेक्शन बनाया है कि जब भी गलती होगी या तो उसे मार पड़ जाएगी। और वो माँ क्यों मार रही है? यदि आप खुश हो, एकदम आनंद में हो, तो बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे आप उसे बैठ के समझाने की स्थिति में रहते हो। लेकिन यदि आप खुद अपने ही दुखों में, अपने ही तकलीफ़ों में हो, उससे बाहर निकलना आपको नहीं आता, तो आप वही दुख तकलीफ़ के साथ अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो उनकी छोटी छोटी गलतियों में आप इस तरह के अपना गुस्सा जाहिर करते हो, डांट कर, मार कर, चिल्ला कर, हार कर, एनर्जी ड्रेन्ड होकर कि ऊर्जा ही नहीं बचती। क्या क्या करूं मैं? आजकल तो वर्किंग पेरेंट्स हैं दोनों, घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। तो इस समय तो हमें और ऊर्जा की दरकार होती है, और एनर्जी की दरकार होती है कि आप सवेरे से लेकर रात तक मुस्कुरा सके। कहाँ से आएगी ये ऊर्जा? ये ऊर्जा तभी आएगी जब आप अपना वज़न, बोझ, जो ख्यालों का, विचारों का, जो हम एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में लेकर जाते हैं, उन कहानियों का हल्का कर सके बोझ। लेकिन पेरेंट्स उसे कैरी करते हैं। कल भी तुम्हारे से ये हुआ था, उन्हें वो एपिसोड वो भुला ही नहीं पाते। तो आज बच्चे से फिर से वो गलती कोई और भी हो रही है तो उसे जोड़कर बच्चे के सामने वो डबल हो गई, डबल उनके सामने। वो बच्चा जब इतना घबराया, मैं उसके पास जस्ट गई, उसको मैंने छुआ, उसे कहा क्या हुआ? पानी गिर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ गिरा है वहाँ से क्लीन हो जाएगा। मैंने फिर उससे कहा कि ना इसे क्या करना चाहिए, गलती से गिर गया। मैंने कहा अब इस गलती को कैसे सुधारना चाहिए। हमने उससे ये बात की, मैंने उसको कहा कि ठीक है आप पोंछ दो इसको। उसने पोंछा, उसे मेहनत लगी। तो नेक्स्ट टाइम वो मेहनत से बचने के लिए ध्यान रखेगा कि ना मेरे गिरेगा तो मुझे ही पोंछना है। माँ डांट देती है, लो पोंछा लेके पोंछना शुरू अब खुद। बच्चे को गलतियाँ यदि हो रही है तो उसे डांटने की जगह उसको कैसे सुधारना है, उससे वो माइंडफुलनेस कैसे लेकर आनी है उसके अंदर, ताकि वो फिर ये गलती ना करे। बच्चे बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो इतना प्लानिंग और इतना कुछ नहीं सोचते हैं जितना हम टाइम टेबल, प्लानिंग सब कुछ सोचते हैं। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस, प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले होते हैं। तो उनसे ये सब गलतियाँ हो सकती है। मैंने फिर उससे समझाया कि ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ग्लास को इधर नहीं इधर रख सकते हैं, कि अगली बार हमें पता चल गया ये गिर सकता है और फिर मुझे ही पहुंचना पड़ेगा, तो इधर रख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम उसके लिए इतने घबराहट वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो उसके मदर की प्रोग्रामिंग थी, वो डर निकलने में बहुत टाइम लगता है मैम। वो उसके पेरेंट के साथ ही निकल सकता है वो डर, जब नेक्स्ट टाइम उसकी मदर उसको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करे। वो जब घबराया हुआ है बच्चा, तो सबसे पहले उसे हक करे कि कोई बात नहीं बेटा, पानी गिरा है, ठीक है, या कोई भी और गलती हुई है। इतना हमें ओपननेस रखना है, या बच्चों को इस तरह से उनके साथ रिश्ता बनाना है कि जब उनसे गलती हो तो सबसे पहले वो आपको आके बता सके। बेचारा बच्चा किसके पास जाएगा? आप जज कर रहे हैं, वहाँ तो बाहर पूरी दुनिया खड़ी है उसे जज करने के लिए और बताने के लिए, उसे छोटा दिखाने के लिए, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम में कुछ कमी है। कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो उसके जीवन में हो जो उसे बोले कोई बात नहीं, ये गलती हुई है, तुम गलत नहीं हो। बहुत, ये तो पानी गिरने का एग्जाम्पल है। आज बच्चे ड्रग्स ले लेते हैं गलती से, प्रभावित होकर फ्रेंड्स के साथ में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन यदि वो पेरेंट्स से ही डरेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो चीज़ बढ़ जाएगी। हाँ, पेरेंट ही है जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव दे सकता है। तो यदि आप उसे डांटते हैं, मारते हैं, या इस तरह से उसके गलतियों को बहुत विकराल रूप देते हैं, तो उसके पास कोई और उपाय नहीं रहता। जो आजकल के बच्चों की हम कहानियाँ सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, वो सब क्यों? छोटी छोटी क्लासेस में थोड़े मार्क्स कम आ गए और अपने आप को हैंग कर लेते हैं, सिर्फ इसी के लिए कि उन्हें वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। वही ना, हम उनके दिमाग में रहते आपको फर्स्ट ही आना है, आपको एकदम टॉप क्लास रहना है।
हम उसके लिए सेकंड का ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। अब नेचुरली जब नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेगा, उसको भी टैकल करना नहीं आता ये सब कुछ। बहुत सुंदर राधिका, बहुत सुंदर तरीके से आप हमको ये सब कुछ समझा रही हैं, और ध्यानी मित्रों आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। हम सब माता पिता हैं, कुछ बन चुके कुछ बनने वाले हैं, तो हम सबको ये सब कुछ देखना है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, बच्चा सदा बच्चा होता है माता पिता के लिए। तो हमें उसको, अगर अभी तक हमसे कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि अभी राधिका जी ने समझाया एक छोटा सा एग्जाम्पल पानी का गिलास गिरने का, अगर ऐसा कभी हमसे हुआ भी है तो अब हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। अपने आप को, गलती कहें या ना कहें, पर अपने आप को सुधार सकते हैं, जिससे कि आगे हमारे बच्चे के लिए जीवन आसान हो जाए। विभा जी, इसमें और एक चीज़ है जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे बच्चे गलतियां करते हैं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई माता पिता ऐसा है जो गलती नहीं करता? हम भी गलती करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के सामने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा ईगो, मैं कैसे जाके बोलूं, मैं सॉरी कैसे बोलूं, इसे भी हमें बहुत ही सिंपल बना देना चाहिए। इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स। बच्चों को ये फीलिंग हमें देनी है कि इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक। तुम गलती, कितनी बड़ी बात नहीं। तो जब आप भी गलती कर रहे हो, आप बोलते ओ सॉरी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अब मैं सीख रही हूँ, तो आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो? गलती करके हमें उससे सीखना है। मेरे से गलती कैसे हो सकती है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैसेज नहीं दे रहे हो। गलती सबसे हो सकती है। तो हम सब समझ रहे हैं, गलती मुझसे हुई, मैं सीख रही हूँ। बच्चे, तुमसे गलती हो रही है, तुम भी सीख लो। तो बहुत आसान है, जीवन आसान करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जीवन को डिफ़िकल्ट करने के भी बहुत तरीके हैं। तो राधिका जी, यदि बच्चे कभी किसी बहुत बड़ी परेशानी में, और वो हमको बताते भी नहीं हैं, पर उनके फेस के एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से हम समझते हैं कि ये किसी परेशानी में है, तो उस समय उस परेशानी को और बच्चों को किस तरीके से समझा जाए और समझाया जाए? विभा जी, सबसे पहली बात ये है कि जब हम बच्चों को अप्रोच कर रहे हैं समझ कर कि वो कोई परेशानी में है, और बच्चा जब बोले हाँ, तो हमें उसे भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ, हम क्या किसी के जीवन में ऐसे ही घुस जाते हैं क्या? वैसे हमें बच्चों के ऊपर तो पूरा हक लगता है कि बस कभी भी घुस जाओ उनके जीवन में। हमें उनसे परमिशन लेनी चाहिए सबसे पहले कि क्या तुम शेयर करना चाहोगे, क्या तुम बताना चाहोगे, क्या मैं कुछ सजेशंस दूं? इससे बच्चा ज़्यादा पहले तो वेलकमिंग है कि नहीं है आपकी बात के लेकर। यूं ही आप खाली बोलते चले जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। हमें सारा काम बहुत सोच समझ के लाइफ में करना चाहिए, बस यूं ही कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा जानना चाहता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता है, तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही कूल, एकदम मेंटेन करना चाहिए अपना, कि ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा बात बोलने जा रहा हो या बोला हो, आपको बोली हो, इट इज़ ओके, नथिंग इज़ सो बिग, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। ये पिक्चर उसे देना चाहिए। क्या हो जाएगा, सुनामी आई चली गई, कोविड हुआ चला गया, सब कुछ होता है, चला भी जाता है। हमें बहना है जीवन के साथ, हमें रुकना नहीं है। तो कोई परेशानी भी हमें रोक नहीं सकती है। आपको सबसे पहले जब आप ऐसी आभा प्रस्तुत करते हैं बच्चे को, उसका आधा टेंशन तो दूर हो जाता है। हो सकता है आप ऐसा इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका ऐसा ही रिलेशनशिप हो बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा सोसाइटी में जाता है, स्कूल जाता है, फ्रेंड्स से मिलता है, पेयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, वहाँ उसको ऐसा नहीं मिल रहा हो। तो अगेन, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स वो एक मंदिर की तरह होने चाहिए, जहाँ आके सारा टेंशन सब कुछ वो खुल के बोल सके, खुल के वो अपने तरह से रह सके, स्वयं में रह सके। माँ बाप वो होने चाहिए। तो जब आप इस तरह से आभा प्रेजेंट करते हैं कि ठीक है, जो भी है ना देख लेते हैं, साथ में समझते हैं, साथ में, उस समय आपको अपना ज्ञान वैसे ही नहीं कि नहीं चलो मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ तुमको, मैं जो बोल रहा है वही सही है, वो करना नहीं, साथ मिलकर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे अपने उलझनों को सुलझाना सीखे।
उनसे पूछिए कि तुम कौन सा रास्ता सोच रहे हो, तुम क्या समझते हो, उसे जो रास्ता लेना चाहिए, कैसे हम डिसीजंस लेना सीखते हैं लाइफ में, उसको हम तोलते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा है, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, वो उनको बताइए कि ठीक है कैसे उलझन को सॉल्व करना है। बच्चों के लिए सोचना हमें नहीं है, बच्चों को कैसे सोचना है ये हमें उन्हें सिखाना है। परेशानी सबके जीवन में आएगी। क्या आप ऐसा कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जिनके जीवन में परेशानी ना हो? सबके वही परेशानी तो हमें आगे लेकर जाती है। तो परेशानी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको पार करना है, नेविगेट करना है और आगे निकलना है साथ में। और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, चाहे तुम जहाँ पर भी हो, जो भी हो, क्योंकि मैं हूँ। बच्चे को ये एश्योरेंस फील कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि बच्चे को सबसे पहला फीलिंग तो ये होना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, वट एवर पोजिशन, वट एवर कंडीशन। तो ये तो सब कुछ आता जाता रहेगा, जीवन है, जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही रहेंगे। फिर उसे चलना सिखाना है, रोड नहीं तैयार करनी उसके लिए। उसको चलना आएगा तो वो उबड़ खाबड़ रोड भी होगी तो वो चल लेगा। चलना ही नहीं सिखा पाएंगे तो वो कभी भी नहीं, कितनी ही प्यारी रोड हो वो नहीं चल पाएगा। तो बहुत सुंदर फ्रेंड्स, हमने समझा कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है और स्वयं क्या सीखना है। सिर्फ सिखाना ही सिखाना नहीं है, सीखना भी है। हमें कैसे बनना है, कैसे उनके साथ खड़ा होना है, कैसे उन्हें चलना सिखाना है। तो फ्रेंड्स, ये सब काम हम सबको अगर नहीं शुरू करे हैं तो शुरू कर देने चाहिए। यस। तो राधिका जी, हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ता है? पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का या किसी और का? डेफिनेटली विभा जी, माता पिता का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। लेकिन माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है, कभी हमने ये सोचा है? इसकी बहुत गहराई में हमें जाना है। माता पिता का कैसी जीवन शैली है, क्या उनका नज़रिया है, बिलीफ सिस्टम क्या है, ये सब तो सब प्रभावित करता ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर दिन, हर घड़ी आप कैसे अपने बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं। सोचिए कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत घबराई भी हूँ, और मैं तब कमरे में घुसती हूँ, मैं कुछ भी ना बोलूँ फिर भी क्या आप सेंस नहीं कर पाएंगे? आपको ऑलरेडी एहसास हो जाएगा कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हम सोचते हैं हम जो बच्चों से बात कर रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ उसी को ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में बच्चे हमारे इमोशंस को, बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, रुई की तरह होते हैं बच्चे। आप सोच भी नहीं सकते वो आप में से कितना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो अब आप क्या करें? क्या मैं आपको बोलूँ ओके स्विच, अभी अभी मूड ऑफ है, आप चिड़चिड़े हो, लेकिन यहाँ आके आपका मूड चेंज हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं हो पाता। तो हमें रूट्स पे काम करना है सबसे पहले हमारा। मुझे ये बहुत बड़ा मौका लगता है, विभा जी, मुझे ये बहुत ही बड़ा मौका लगता है कि मैं जब पेरेंट्स से बात करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ना अपने लिए कुछ करना चाहे ना करना चाहे, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं जी। बच्चों के माध्यम से मुझे लगता है कि पेरेंट्स के अंदर मैं एक बदलाव लेके आ पाती हूँ। जीवन को देखने का एक नया नज़रिया मैं उनको दिखा पाती हूँ कि इस तरह से सोचो कि वो परेशान आप हो ही क्यों रहे हो, आप चिड़चिड़े हो ही क्यों रहे हो। हम क्या उस रूट पे काम कर सकते हैं? आपका बच्चों के सिर्फ आपके शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता, आपके व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता, आपके इमोशंस, जो इमोशंस आधे से ज़्यादा हमें भी नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है। बस ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। कभी आपने सोचा है क्यों डर लगता है अंधेरे से? कहाँ से आया ये डर और उस पर कैसे आप वर्क कर सकते हो? क्योंकि जीवन तो स्वच्छंदता से, यदि उड़ना है, जीना है, तो सारे डर के ऊपर जाना है।
तो आप अपने इमोशंस को हील करना, पेरेंट्स को अपने इमोशंस को हील करना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। हम सोचते हैं तो हमारे अंदर चल रहा है, बच्चे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। आप यूँ तो सुन रहे हो, अच्छा और क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ, लेकिन आपके अंदर मन में चल रहा है। आप तो यहाँ बच्चों के साथ हो ही नहीं, आपका तो खुद का टेंशन चल रहा है, आज ऑफिस में बॉस ने क्या कहा, उसने क्या कहा। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके प्रेजेंस से सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए आप कभी ये ना सोचें मैंने तो कभी उससे ज़ोर से ही नहीं बात की, फिर भी उसने ऐसे किया। बच्चे सब कुछ सोख रहे हैं, आपके अंदर से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप हमको सिखा रही हैं, हमको बता रही हैं कि कैसे पेरेंट्स को होना चाहिए। हम जनरली काम क्या करते हैं कि बच्चों को कैसा होना चाहिए। अभी तक सब जगह यही है, बच्चे ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए। पर शायद बच्चों के पहले होने से पहले माता पिता या जो उनके साथ रहते हैं, जो भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी लोग रहते हैं, उन सबको कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके इमोशंस कैसे होने चाहिए। बच्चा, शायद हम सब ने ये फील करा है कि एक बच्चा हमारे पास आता आता नहीं आ रहा और एक बच्चा हमको देखते ही खिलखिला रहा है कि जैसे, जबकि उसको ना हमने कुछ दिया है ना लिया है अभी। क्यों? वो शायद हमारे अंदर से कुछ तार है जिससे वो जुड़ जाता है या उससे वो डिटैच हो जाता है। अंदर हमारे हाय आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो बच्चा फील करके वो खुद ही नहीं आ रहा, और या वो फील करके बहुत पास आ रहा है। तो बहुत सुंदर तरीके से राधिका जी हमको समझा रही हैं। फ्रेंड्स, हम सब समझ भी रहे हैं कि हम सबको कैसे अच्छे माता पिता बनना है। तो राधिका जी, कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं। पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि क्यों, तो वो इतना, घर में सब कुछ अच्छा है, सबका नेचर भी बहुत अच्छा है, पर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है। उसको कैसे, उसकी एग्रेसिवनेस को कैसे समझें? कहीं तो कोई रूट कॉज है ना उस सब के पीछे। ऐसा तो नहीं है कि उसका मन आया और आज एग्रेसिव हो गया। और फिर उसको डील कैसे करें जिससे कि बच्चा काम हो जाए, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें समझाइए। विभा जी, मेरा तो एक ही उसूल है, बच्चे के जो भी हरकत हो रही है आपको अपने अंदर चेक करना है। बच्चे के व्यवहार में यदि आपको परिवर्तन लेके आना है तो आपको देखना है आपके कौन से व्यवहार में आप परिवर्तन लेके आएंगे जिससे रिज़ल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। आप जो इनपुट देंगे वही तो आउटपुट आएगा ना। तो बच्चे से आपका ही आउटपुट आ रहा है। ऐसे बच्चे जिनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, अपने मन की बात व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जाता, ज़्यादातर देखा जाता है वैसे बच्चे ये रूप धारण करते हैं। वो कुछ बोलना चाहते, अरे तुम तो चुप रहे, तुझे तो कुछ नहीं पता, मैं ऐसे कर लूँ, नहीं मैंने कहा ना ऐसे ही करना है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, माता पिता कुछ और बनाना चाहते हैं। अब वो आप कितनी देर तक वो सब्जी खा सकते हैं जिसमें आपको स्वाद नहीं आता हो? आपको चिड़चिड़ापन नहीं आ जाएगा? आप एक दिन वो थाली उठा के फेंक नहीं दोगे? क्या ये बिना मसाले की सब्जी दे देते हो मुझे वो नहीं खाना। आप तो बच्चे को चाहते हो कि वो वैसा जीवन जी ले, आपके तरीके का जीवन। आपके टेस्ट बड्स अलग हैं, उसके टेस्ट बड्स अलग हैं। अब लेकिन उसे सिखाया गया है अच्छे बच्चे माता पिता की बात सुनते हैं, और वो स्वयं अच्छा नहीं है, उसे अच्छा बनना है, तब उसे सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो अच्छा है। जब वो माता पिता ने जो कहा है, ये माता पिता की रिस्पेक्ट करना, पूजा करना, सो कितने सारे के क्लास में फर्स्ट आना, अब उसमें लंबी लिस्ट है। हर एक पेरेंट की अपनी अपनी लिस्ट होती है। अब बच्चा जहाँ देखता है कि उस लिस्ट को वो टिक मार्क नहीं कर पा रहा है, अंदर ही अंदर वो क्या फील करता है, अच्छा वो तो इतना अच्छा नहीं है, वो तो इतना अच्छा नहीं है। हमें बच्चों को क्या सिखाना है, तुम बहुत अच्छे हो, पर ये आदत भी तुम अपना सकते हो, ये भी आदत ले सकते हो। लेकिन हम बच्चों के साथ बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत फिक्स्ड हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे अपने मन की बात बोल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चे कैसे, क्या हम कब चिल्लाते हैं? जब हमारी बात समझी नहीं जा रही है तभी हम चिल्लाते हैं। तो बच्चे भी इंसान ही हैं, उनकी बात जब नहीं समझी जा रही है तब वो चिल्लाते हैं।
और साथ साथ वो बच्चे एक्सप्लॉइट करना भी सीख जाते हैं माँ बाप को। बहुत सारे बच्चे जो बिछड़ते हैं वो एक्सप्लॉइट करना भी सीखते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जब ऐसे बिहेव करता हूँ तो मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी लोग क्या समझेंगे, तो मेरी इच्छा तुरंत पूरी कर दी जाएगी, मुझे जो भी चाहिए दे दिया जाएगा। थोड़ा सा बोलूँगा, रोऊंगा, रोने को भी एक हथियार की तरह यूज़ करना सीख जाते हैं बच्चे। तो आपको अपने डिसिप्लिन में भी बहुत एक्सप्लेनेटरी रहना है कि हाँ आप क्यों ऐसा चाहते हो, एट द सेम टाइम मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि ठीक है ऐसे तो टीवी देखना ख़राब है, लेकिन जब कोई गेस्ट आ रहा है तो आप टीवी देखने दे दो, तब बच्चा नेक्स्ट टाइम जब अकेला भी होगा तब भी रो के बोलेगा, नहीं गेस्ट के सामने भी रोने लगेगा कि नहीं अब तो मुझे देखना ही है, आप दे दोगे। तो परफॉर्मेंस प्रेशर जब बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चा इस मोड को, इस एग्रेशन को ले लेता है। और ये परफॉर्मेंस प्रेशर भी सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स, फैमिली से ही आता है। सिबलिंग्स के, तुम्हारा बड़ा भाई तो ऐसा करता है, तुम ऐसा नहीं करते हो, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। दूसरे छोटे को, आप जब बच्चे छोटे होते हैं माता पिता भूल जाते हैं कि बड़े बच्चे का भी ध्यान रखना है, वो जैसे अब बड़ा ही हो गया है। तो आप देखोगे ये भी बहुत ज़्यादा देखा हुआ जाता है कि वो छोटे बच्चे के ऊपर वो बड़ा बच्चा जाके हिट करता है या उसको बुली करता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि ये जो है ये मेरा सुख लेने वाला है, मेरी माँ को, मेरे पिता को इसने छीना है। लेकिन वो समझ नहीं पाता, वो सिर्फ अपने अंदर के एंगर को एक्सप्रेस कर देता है इस तरह से, अंदर ही अंदर भाप बन रहा है। वही हम उसके साथ यदि बात करें, उसे समझाएं या ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सिबलिंग यदि हो रहा है, छोटा बच्चा आ रहा है, तो उसका क्या असर हो सकता है उसके बड़े। इस तरह से लाइफ में बहुत सारे के एग्जाम्पल्स है जहाँ हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर एग्रेशन आ जाता है। ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जिसमें हम समझ सकते हैं बहुत क्लियरली। तो हमें समझना है कि वो इस मोड़ तक क्यों पहुँचा है, ऐसा इमोशन वो क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या बात है, उसके साथ बैठ के बात करनी है। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? अच्छा हाथों में तुमको लग रहा था किसी को मार दें, क्यों? उसके साथ बात करना। अच्छा बेटा उस समय क्या हो रहा था तुम्हारे को? जब वो लहर एक उठती है उस समय लहर को शांत भी होती है, जब शांत होती है तब उसे याद दिलाइए कि बेटा क्या हो रहा था, आपको ऐसा क्या ख़राब लग रहा था। अच्छा बात करने की दरकार है, क्योंकि अभी बच्चे एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। आपको ये भी सिखाना है, जैसे मैंने कहा रास्ता चलना सिखाना है, वैसे एक्सप्रेस करना भी सिखाना है। और वो तभी उसी वातावरण में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ उसके लिए फुल एक्सेप्टेंस हो, वो डर नहीं हो उसे कि नहीं अब उसे बोला जाएगा कि नहीं ऐसे कौन सोचता है, तुम ऐसा क्यों सोच लिए। वो जो भी बोल रहा है उसे सुनना, तब आप समझ सकोगे अपने बच्चे को, उसकी परेशानी को, और वो इस तरह से क्यों बना। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स हम समझ पा रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे समझना ज़रूरी है। हर समय हमें उसके साथ रहना ज़रूरी है। साथ से मतलब चिपक कर चलने से मेरा मतलब नहीं है, उसको महसूस होना चाहिए, दूरी कितनी भी हो, फिज़िकल डिस्टेंस कितना भी हो, पर उसको ये सदा महसूस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े सदा मेरे साथ हैं। यदि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं उनको बता सकता हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने चीज़ों को उठाकर फेंका, पर क्यों फेंका ये भी वो समझ पाएंगे। तो ये समझना हमें भी तो आना चाहिए, ये सेंस करना। विभा जी अभी आपने बहुत ही अच्छी लाइन कही कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आवेश में तुरंत आ नहीं जाना, और ये रिकग्नाइज करना, उसे सिखाना कि गुस्सा और गुस्सा होना नॉर्मल है। अगर आपने चीज भी उठाकर फेंक दी तो ठीक है। अब उसे हम कैसे एक क्रिएटिव तरीके से, लेकिन गुस्से को बाहर निकाल, गुस्सा आना नॉर्मल है। अभी हमने उसे मार कर या चिल्ला कर या सामान तोड़ कर एक्सप्रेस किया, तो नेक्स्ट टाइम यदि गुस्सा आएगा तो हम और क्या कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बॉक्सिंग पंचिंग बैग्स होता है वो दे सकते हैं कि आप उस पंचिंग, जब भी गुस्सा है तो आप उसको पंच करना, एक क्रिएटिव तरीका गुस्सा निकालने का, जब तक कि वो अपने इमोशन से उस
जो प्रोग्राम है उसको समझ ना ले। राधिका जी, हम बच्चों को ऐसे में क्ले दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है, क्ले दे दो आप। क्ले अगर उसको देते हैं, वो पहले उसको गुस्से में तो बिल्कुल पता नहीं क्या 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 कर देगा, पर क्योंकि उस समय उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उस एनर्जी से हम, ये एग्जाम्पल है मेरे सामने, ऐसे मैंने देखा है कि वो इतनी सुंदर क्रिएशन बन जाती है कि शायद नॉर्मल वे में शायद वो बना भी नहीं पाता वो बच्चा, क्योंकि एनर्जी तो है पर वो डायरेक्ट किसी और तरफ हो रही है। हमको डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो वही मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ कि शायद बच्चे को सिखाना कम और हमको सीखना ज़्यादा है। यदि हम अच्छे से सीख पाए तो हम उस बच्चे को क्या से क्या बना सकते हैं। वही हाथ है जो उसको शायद एक डाकू और चोर भी बना सकते हैं, वही डॉक्टर, इंजीनियर और अब्दुल कलाम भी बना सकते हैं। वही तो माता पिता तो सभी, प्यार तो सभी कर रहे हैं, पर प्यार किस प्रकार का कर रहे हैं, किस तरीके से, तो वो आप बहुत सुंदर तरीके से हमको समझा रही हैं। और फ्रेंड्स, हम सब समझ भी रहे हैं कि हमें किस प्रकार का माता पिता बनना है, किस प्रकार अपने बच्चों को देखना है, समझना है। यदि वे गुस्सा भी हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्सा को कैसे रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट करना भी तो हमको आना चाहिए। तो राधिका जी, अब हमारा जीवन बहुत कुछ बदल गया है। हम माता पिता बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ माता पिता के साथ बच्चे, पर अब हम सबके साथ एक चीज़ और भी चलती है और वो है मोबाइल। तो आप देखते हैं कि बच्चे आजकल, और पेरेंट्स भी, मैंने देखा है कि 6 महीने का भी बच्चा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, या उसके, वो तो नहीं मोबाइल चला सकता 6 महीने का, पर उसके पास में रख दिया और कुछ चला दिया और बच्चा उसमें खुश रहता है और बाकी सब काम करते रहते हैं। धीरे धीरे वो उसका एडिक्शन बन जाता है। तो वो एडिक्शन ना बने, होना चाहिए। आजकल की दुनिया में वो वर्चुअल भी, वो सब कुछ बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, पर बैलेंस कैसे करें? विभा जी, इसमें ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर एक पेरेंट के लिए, हर एक परिवार के लिए जैसे हमारे मूल्य अलग अलग होते हैं, वैसे ये भी बहुत भिन्न है। आवश्यकता है कि हम इसको रिकग्नाइज करें कि हमें कितना सही लग रहा है और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। एक तरफ आप मोबाइल को या लैपटॉप को बेबी सिटर की तरह यूज़ कर रहे हो कि चलो माँ लोरी नहीं सुना रही, अब तो वही गीत सुना रहा है, वही खाना खिलाते समय आपको डाइवर्टेड रख रहा है। छोटे बच्चे हैं तो आप ये कर रहे हो, बड़े बच्चे हैं तो आप किसी चीज़ में बिजी हो, अच्छा जा तू आधे घंटे खेल के आ जा। तो आप उसे कितना अपने बच्चे के जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। अरे ये बोर हो रहा था तो मैंने मोबाइल दे दिया। तो क्या हमारे ज़माने में क्या लोग बोर नहीं होते थे, या मोबाइल के पहले क्या लोग बोर नहीं होते थे? यदि हमेशा मोबाइल को हमें ये समझना है कि वो आँख, कान, हर एक चीज़ को आपको स्टिम्युलेट कर रहा है। चलचित्र, मूवीज़ हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एक सिंगल फ़ोटो से ज़्यादा। तो हमें ये समझना है कि हम बच्चों को और एक दुनिया में लेकर जा रहे हैं। ये फिज़िकल वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड, ये सच्चाई है, लेकिन कितना उस दुनिया को उसका हिस्सा बनाना है, ये हमें डिसाइड करना है। इससे ना ही भागना है, नहीं जी, क्योंकि ये असलियत है, लेकिन हमें इसका यूज़ करना है, इससे यूज़ नहीं होना है। भगवान ने हमें दिमाग दिया था कि हम इससे दिमाग का प्रयोग करके काम करें, लेकिन आज क्या हुआ है हमारे साथ? हम इस दिमाग के कैदी बने हुए हैं। अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन यदि कोई डिस्टर्बिंग बात मुझे याद आ जाए, मैं तो वहाँ पहुँच जाऊँगी। कहाँ, कौन लेके गया? मेरा दिमाग। वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड एक टूल की तरह, बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है ये। आज दुनिया छोटी हो गई है इस टूल के कारण। कितना कुछ हम पढ़ाई में, ज्ञान में, कितना आसान हो गया ज्ञान लेना भी, लेकिन नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। कितना देर आप अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ उसके साथ हो। मुझे यूज़ करना है, ये डिस्क्रिशन के साथ आप हो उसके साथ, ना कि वो बस जो भी आ रहा है करते जाओ। जैसे हम फेसबुक पोस्ट क्या करते, रील्स देखते रहते। पेरेंट्स एक तरफ चाहते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे ना करें, और वो क्या कर रहे हैं, खुद भी बस रिलैक्स करने के लिए चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें जो भी कंटेंट आ रहा है
आपके इंटरेस्ट का है नहीं है। आप सारे कंटेंट देख रहे हो, चाहे वो यूट्यूब के रील्स हैं तो उसमें कहीं पर पॉलिटिक्स का भी आ रहा है, तो कहीं बॉलीवुड का भी आ रहा है, कहीं अच्छी सीख का भी आ रहा है, लेकिन आप ग्रहण तो सब कुछ कर रहे हो ना। आपको चूज़ करना है क्या ज़रूरी है, और आप अपने बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत करते हो। बच्चे आपको सुनकर नहीं, आपको देखकर सीखते हैं। तो आप जो स्टैंडर्ड चाहते हो, कितना इन्वॉल्वमेंट आपके बच्चों का हो इस वर्चुअल वर्ल्ड में, उसके लिए सबसे पहले आप एक सही उदाहरण बनिए। आप अपने हॉबी के लिए, अपने टाइम पास के लिए वो कर रहे हो, आप 10 मिनट करते हो तो आप सोचे आपके बच्चे भी 10 मिनट करें, आप दोनों अलग हो। पहली बात तो मैं कहूँगी कि अपने हॉबी के लिए उसको यूज़ ही करना गलत है। हॉबी डेवलप की जाती है, स्किल डेवलप किया जाता है, इसमें ये तो कोई स्किल नहीं है। तो सी हाउ यू आर यूजिंग, आप कैसे उसका प्रयोग कर रहे हो, मोबाइल का, लैपटॉप का, वर्चुअल वर्ल्ड का, गेमिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हाउ, उसको जागरूकता के साथ। यहाँ एक जागरूक पेरेंट जो जागा हुआ है वो बिल्कुल सही डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर ध्यान बहुत कारगर है, क्योंकि आप जागरूक हो, आप देख सकते हो अभी आप क्या कर रहे हो। आधे लोग तो आंखें बंद करके चल रहे हैं, आंखें बस देखने के लिए खुली है, लेकिन वो जहाँ जा रहे हैं उन्हें पता भी नहीं होता, होश में ही नहीं है, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। तो होश में आइए, खुद देखिए अपने चाल को, किस तरह से आप इस नई दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, और फिर सेट करिए। और अपने बच्चों के साथ म्यूचुअली डिसाइड करके, रोज़ रोज़ उसे बोलना अरे इतना देर देख लिया, इतना देर देख लिया, क्यों ना एक दिन बैठकर डिसाइड कर ले कि हाँ रोज़ के आधे घंटे देखने हैं, रोज़ के 10 मिनट देखने। हर एक पेरेंट का अलग टॉलरेंस लेवल है या एक्सेप्टेंस लेवल है, मैं बोलूँगी। उस हिसाब से बच्चों के साथ बैठकर एज अ को पार्टनर डिसाइड करें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, हमने जाना कि किस तरीके से इस वर्चुअल वर्ल्ड को भी हमें किस प्रकार यूज़ करना है, ऑफ कोर्स करना है, हम सबको यूज़ करना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे या हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। उन्हें उससे अलग नहीं करना, पर उसके साथ कितना रहना है, कितना सीखना है, क्या जानना है, ये हम सबको सीखना और सिखाना है। तो फ्रेंड्स, इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी हमारे साथ हो, हम जागरूक अवस्था में रहें। हमें पता होना चाहिए जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसा जीना सिखाना है हमारे बच्चों को। तो राधिका जी, आपसे बहुत कुछ जाना, तो क्या आप हमारे दर्शकों को एक सुंदर सा, प्यारा सा, क्रिस्प सा एक मैसेज देना चाहेंगी? ज़रूर विभा जी। मुझे बच्चे हमारा आज भी है और कल भी हैं। ये जो दुनिया है इसे और सुंदर हमारे बच्चे बनाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, जो मैं चाहती हूँ हमारे हर दर्शक ध्यान रखें, कि बच्चे हमारे कोई पोजेशन नहीं हैं, हमारी जागीर नहीं है। बच्चे अपना जीवन जीने आते हैं, अपने तरीके से बड़ा होना चाहते हैं। आप उनका मार्गदर्शक कर सकते हो, उन्हें रोशनी दिखा सकते हो, लेकिन अपने आप को उनके ऊपर थोपना नहीं है। और दूसरी बात, हम सब संपूर्ण हैं, हमें अपने वर्थ को प्रूव करने की दरकार नहीं है। हम सब भगवत आत्माएं हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी वही हैं। तो उन्हें जज ना करें, उन्हें बार बार अपने आप को प्रूव करने की दरकार नहीं हो। जो भी वो कर रहे हैं उसको उससे अलग कर कर देखें। वो संपूर्ण है, वो प्रेम प्रतीक है, वो भगवत प्रतीक है, और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो जीवन इसी तरह से उसका अनफोल्ड हो रहा है, उसमें हमें कैसे चेंजेस लेकर आना है। इस तरह से को पार्टनर की तरह, को साथी की तरह हमें अपने बच्चे के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ना है। यात्रा बहुत सुखद है, जीवन बहुत सुंदर है। मैं तो कहती हूँ धरती एक स्वर्ग है, उसमें हमें विचरना आना चाहिए।
स्वर्ग को महसूस करना आना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू राधिका जी, आपने बहुत सुंदर मैसेज दिया। मतलब हमारे दर्शक, हमारे सारे ध्यानी मित्र बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग होती क्या है। असल में जो मैं समझ पाई कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई राधे राधे करना नहीं है, जीवन को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से जीना आध्यात्मिकता है। अगर आप सब चीज़ों को एज इट इज़ लीजिए, प्रेजेंट में जिए, और जैसे बच्चों के प्रति हम उनको जीना सिखाएं, अपने आप को उन पर थोपे नहीं, अपनी मान्यताएं उनके ऊपर ना थोपे, उनको समझें, उनको जाने, तो हम एक अच्छे माता पिता बन जाएंगे। तो बहुत सुंदर, आज आपसे बहुत ज्ञान लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते पीएमसी में आने के लिए। धन्यवाद विभा जी। तो फ्रेंड्स, हम सब ने जाना किस प्रकार के माता पिता हमें बनना है। अच्छे माता पिता बनने के लिए आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, उन्हें कैसे चलना सिखाना है, उनकी सदा उंगली पकड़ के नहीं रहना, और उनसे सीखना भी क्या क्या है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो फ्रेंड्स, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया सदा बनी रहेगी। हम सब माता पिता हैं, हम सब बच्चे भी रहे हैं, और जो आज बच्चे हैं वो कल माता पिता भी होंगे। तो ये सब कुछ हमें सीखना और सिखाना है। तो अगले एपिसोड में इसी सब बातों के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्ते पीएमसी में।